हमारे साथ एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले तो आपको इस चिट्ठी को लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो चैलेंज किया गया है तमाम पिटिशनर द्वारा, उसकी लीगैलिटी को रिपीट करिए, आवाज आपकी नहीं है। ओवैसी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओवैसी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कट गया। तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्शिप एक्ट को लेकर के एक लेटर लिखा गया था और पीएम से एक्ट का बचाव करने की अपील की गई थी। इसी मुद्दे पर हम आगे उनसे बातचीत करेंगे और फिलहाल आपको वो चिट्ठी इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई थी। वर्शिप एक्ट पर ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बचाव करने की इन्होंने अपील की थी। तो वर्शिप एक्ट का बचाव करे प्रधानमंत्री, क्या कुछ खास बातें हैं पहले ये जान लीजिए। ओवैसी ने जो इस चिट्ठी में लिखी है, सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिकता को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई। ये असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख को लेकर के जवाब मांगा है, तो उसको लेकर के इन्होंने चिट्ठी लिखी है। अधिनियम ने संविधान के बुनियादी ढांचे को लागू किया है। इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने कहा कि आप इसका बचाव करें, पीएम को अधिनियम का बचाव करना चाहिए। तो चिट्ठी में इन बातों का इन्होंने जिक्र किया कि ये भारत की विविधता को बनाए रखता है। प्रधानमंत्री का ये स्टैंड होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है इस चिट्ठी के जरिए कि आपको इसका बचाव करना चाहिए। तो ये कुछ जो मेन पॉइंट्स थे, जो चिट्ठी असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है, उस चिट्ठी की कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि किस संदर्भ में ये चिट्ठी लिखी गई है, क्या इन्होंने इस चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। ये वो चिट्ठी आपके सामने है। और एक बार फिर हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी जुड़ चुके हैं। अदिति त्यागी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी आ रही है, अब आवाज साफ आ रही है आपकी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है जी न्यूज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आपके द्वारा जो ये चिट्ठी लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, ये मामला सरकार से इस पर कोर्ट द्वारा जवाब मांगा गया, आपको ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? नहीं, बहैसियत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सांसद के मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूं, और मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनको याद दिलाया कि एक जो जनरल प्रिंसिपल होता है, ड्यूटी होती है एग्जीक्यूटिव की, वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन को वो उसको प्रोटेक्ट करें। तो इसीलिए हमने कहा, और साथ में हमने प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी में इस बात का याद दिलाया कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। तीसरा, वो क़ानून इसलिए बनाया गया था कि हमारे माजी में जो ज़ख़म थे वो दोबारा ना खुले। और चौथी उसमें अहम बात यह है कि हम कब तक हिस्टोरिकल गलतियों को सही करते जाएंगे। अब तो भारत एक आज़ाद देश है, और उस आज़ाद देश में हमको अपने आज़ादी का जब अमृत उत्सव मना रहे हैं, और आज़ादी के जो हमारे जो लीडर और मुजाहिदीन थे, उनके ख्वाबों को पूरा करना, उनके ख्वाबों को पूरा करना इस तरीके से नहीं है कि ये ऐसा हुआ था 500 साल पहले, 700 साल पहले, हम उसको सही करेंगे। तो ये तो भारत को सही राह पर लेकर नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम जो आज़ादी के हमारे वैल्यूज़ है, फ्रीडम स्ट्रगल के, उसको भी सामने रखकर हमने प्रधानमंत्री से अपील की, और जो नॉन रेट्रोगेशन का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और आखिरी पॉइंट अगर आप देखेंगे मैडम, जो उस चिट्ठी में लिखा, छठा पॉइंट ये था कि हम एंडलेसली लिटिगेट नहीं कर सकते, और एक मॉडर्न इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिवल डिस्प्यूट्स को ही डिसाइड करते बैठे। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से अपील की कि ये अननेसेसरी रिलीजियस डिस्प्यूट्स को और भारत के डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे कि वो 91 के एक्ट के तहत है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए उसको उसमें अमेंड नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि उस एक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही उस एक्ट को अमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या आपको ये लगता है, आपको ये आशंका है, आपको ये डर है कि सरकार इसमें किसी तरह का अमेंडमेंट
ला सकती है, या इसमें किसी तरह का बदलाव हो सकता है, या इसे फुल्ली स्क्रैप किया जा सकता है? क्या आपको इस तरह की भी आशंका है? यकीनन है, इसीलिए तो हमने ये चिट्ठी लिखी है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा है चिट्ठी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है भारत की, वो हमारे सिस्टम में एम्बेडेड है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप अगर उस कानून को बरकरार रखेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस पूरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को देंगे, ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को। तो यकीनन हमको इस तरह की आशंका है, इसीलिए तो हमने ख़त लिखा है प्रधानमंत्री को, और हमने उनको याद दिलाया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि आप इस कानून को प्रोटेक्ट करें और आपकी सरकार इस कानून को अमेंड ना करे, उसमें कोई हटाए ना इस कानून को। लेकिन ओवैसी साहब, आपके इस आशंका का आधार क्या है? आपकी इस आशंका का, इस डर का आधार क्या है? क्योंकि जब इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसे तो बीजेपी ने चैलेंज नहीं किया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बीजेपी ने चैलेंज नहीं किया गया, मगर जितने पिटिशनर्स गए हैं, क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? और मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, मैं माजरत चाहूँगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, बल्कि मुझे याद आ रहा है, अगर मेरी मेमोरी सही है, तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज ने मौजूदा एएसजी साहब से पूछा था कि आपकी पर्सनल राय क्या है इसमें। तो उन्होंने पर्सनल राय ये कहा कि वो इस एक्ट की तायद में नहीं थे वो। और कई बीजेपी के लीडर्स का भी आप प्रेस स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, वो कह रहे कि नहीं, इस एक्ट की ज़रूरत नहीं है, इस एक्ट को ख़त्म करना चाहिए। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है। वैसे साहब, एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट जिस सेक्शन की आप बात कर रहे हैं, उनकी एक लाइन ऑफ, बीजेपी ये बार बार कहती रही कि उसने इस एक्ट का विरोध किया था पार्लियामेंट के भीतर, इस बिल का। और दूसरी बात, बीजेपी ये भी आरोप लगाती रही है कि तत्कालीन सरकार ने तुष्टीकरण के लिए ये एक्ट पास किया था। थोड़े दिन पहले हमारी सुब्रमण्यम स्वामी साहब से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि ये दरअसल राजनीतिक मंशा से पास किया गया बिल था जो एक्ट में तब्दील हुआ। जहाँ तक जनाब सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात है, वो हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आए थे। हैदराबाद में एक जगह है मदीना एजुकेशन सेंटर, में आकर उन्होंने बीजेपी को इतना कहा, इतना क्रिटिसाइज़ किया, तो अब वो सुब्रमण्यम स्वामी पलट गए हैं। रहा सवाल के पार्लियामेंट के एक्ट का, तो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है, और बल्कि मैडम, पार्लियामेंट से हटकर भी बाबरी मस्जिद के सिविल टाइटल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो एक्ट है इसको नॉन रेट्रोग्रेशन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक सेकुलरिज्म से है, और सेकुलरिज्म भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने जजमेंट में बात कही थी, जिसमें अब जो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, उस जनाब चंद्रचूड़ साहब उस बेंच में थे, उस जजमेंट में बात लिखी गई है। नहीं, तो आप कहते हैं कि उसी के आधार पर अब इस एक्ट को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। आपका जो सबसे बड़ा डिफेंस है वो ये हवाला है। हाँ, मेरा मानना ये है कि जो 91 का एक्ट है, वो जो अगर आप पुराने जख्मों को कुरेदेंगे तो फिर जख्म खुलेंगे, और उस जख्म का खमियाजा हम तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो एक्ट का जो स्पिरिट है वो इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ सब चीज़ हैं, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और हम कब तक लिटिगेट करेंगे मैडम? क्या ये, अगर आप न्यू इंडिया बोल रहे हैं, तो क्या न्यू इंडिया में आप उन तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे? और मैं यहाँ पर ये बात कोट करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंदा की। उन्होंने क्या कहा था उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में, अगर कल कोई डालेगा केस तो क्या जाएगा? क्या हम इसी तरह हम लोग इन्हीं चीज़ों में मेडिवल डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करने में लगेंगे, या फिर भारत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, महंगाई का, चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है, गुर्बत का जो इतने ज़्यादा करोड़ों लोग गरीबी में आ गए, कितने करोड़ों लोग रात में भूख खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, हमारे जो वेस्टेड चिल्ड्रन का मसला है। तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर भाजपा उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहती है, तो फिर ये तो देश के हित में नहीं होगा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ
हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।